कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कंट्रोल मराठा का रहता था, लेकिन राजा बन के कलचुरी वाले रहते थे। तो कलचुरी का 2 ब्रांच था, रतनपुर, रायपुर। तो रतनपुर के कौन कौन थे? रघुनाथ और एक मोहन सिंह। ठीक है। उसके बाद रायपुर का कौन था? अमर सिंह और शिवराज सिंह। इतना याद है अपने को। उसके बाद आगे प्रत्यक्ष मराठा शासन में 1758 से लेके 1787 तक चलता है, जिसमें बिंबाजी भोसले ही राज करता है इतने दिन। उसके बाद कौन आता है? चिमना जी आता है, कुछ समय के लिए ये रहता है। उसके बाद वेंकोजी भोसले रहता है। उसके बाद पुरसा जी। उसके बाद अप्पा जी। उसके बाद कौन सा शासन चालू होता है? सूबा शासन। फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। उसके बाद पुनः मराठा शासन। फिर लास्ट में प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है। तो बिंबाजी भोसले का राजधानी किसको बनाया था? अपना रतनपुर को बनाया था। तो मराठों की पहली राजधानी क्या होगी? रतनपुर होगी। ठीक है। क्या क्या बनाया था? राम टेकरी मंदिर, नर्मदा माई मंदिर। राम टेकरी मंदिर में किसका किसका मूर्ति है? राम का तो रह गई, साथ में अपने भाई लोग का भी रखा है। ठीक है। और उसी के सामने किसका मूर्ति है? बिंबाजी का। लेकिन उसका मूर्ति कौन बनाया? आनंदी बाई बनवाई है। ठीक है। सती चौरा भी बनवाई है। हाँ। उसके बाद राजीव लोचन मंदिर है। तो उसके खर्चे के लिए ये गांव दान में दान दे देता है। तो गांव से जो भी आएगा टैक्स जो भी वसूला जाएगा वो राजीव लोचन मंदिर में ही होगा, उसका जो भी खर्चा है। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कौन कराया था? बलभद्र दास करवाया था। हाँ, ये करवाया था, बनाया था बलभद्र दास। ठीक है। प्रशासनिक सुधार में राजनांदगांव और खुज्जी नामक जमींदारी स्टार्ट किया। रायपुर और रतनपुर का प्रशासन का एकीकरण कर दिया, अब एक ही जगह से कंट्रोल होगा बोल के। न्यायालय की भी स्थापना किया था। ठीक है। नीलूपंत इसका सेनापति था। ठीक है। जो दलपत देव के शासन में इसका जो आक्रमण होता है, लेकिन वो असफल रहता है। नीलूपंत जो आक्रमण करता है, याद करके आए होगे ना? तो आज का चालू करते हैं। इसका तो देख लिए थे ना, जिसमें बताया था कांकेर मेन है, खैरागढ़ मेन है, धमधा मेन है और एक नर्रा। नर्रा लिख लिए होगे। उसके बाद आता है ये चिमना जी। चिमना जी भोसले। अब थोड़ा देख लेना इधर। तो राजा कौन? ये लाइट बंद हुआ है क्या? ये वाला। ये रघु जी प्रथम है। ठीक है। बताओ कौन था? भोला भाई। और बताओ। कहाँ का राज करता था ये? और ये? ठीक है। जानो जी नहीं, जानको जी। ठीक है। और ये? ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। तो बिंबा जी की 3 पत्नी थी, तो इसके बच्चे कितने होंगे? कोई नहीं रहता बच्चे। ठीक है। पत्नी लेकिन 3-3 रखा है अपना।
थोड़ा रहना चाहिए रौब। उसके बाद ये मुदो जी रहता है ना, इसके बेटे रहते हैं, इसके 3 बेटे रहते हैं। रघु जी द्वितीय, ठीक है। उसके बाद एक बेटा रहता है चिमना जी, और एक जन रहता है वेंको जी। इतना है समझ में? तो ये जो बनाया ना, इसको बना लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है। रघु जी का लड़का कौन, उसका बाप कौन, इसकी माँ कौन, इतने सारी पत्नियां, इतने सारे बच्चे, ठीक है। आया फोटो अच्छे से? ठीक है, आ रहा है समझ में? तो रघु जी प्रथम था, उसकी 2 पत्नी थी। 2 पत्नी नहीं थी तो बहुत, लेकिन बच्चे 2 से थे, 16 बाई बाला बाई। और 16 बाई के 2 बेटे मुदो जी बिंबा जी, बाला बाई के 2 जानको जी साबा जी। अब इसमें अपने को इन लोग से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, अपने को मतलब इधर से है। बिंबा जी था, बिंबा जी के तो कोई बच्चे नहीं थे, तो उसको छोड़ो। मुदो जी है, मुदो जी के 3 थे, रघु जी द्वितीय, चिमना जी और वेंको जी, ठीक है। और रघु जी द्वितीय का बेटा कौन था? परसो जी। और वेंको जी का बेटा कौन था? अप्पा जी। उसके बाद ये परसो जी का बेटा नहीं था, लेकिन इसकी बहन का बेटा था, ऐसा कि कई कई बुक में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा गया था? रघु जी तृतीय। क्लियर है? अब नाम बहुत सारा आता है, रघुनाथ आता है, फिर रघु जी आता है, फिर बाद में और कोई रघु रघु आता है, ऐसा करके, तो उससे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। जो मराठी में रहते हैं उनका रघु जी ऐसा याद रखे रहना। क्लियर है? इतना समझ आया? ये जानको जी रहता है, ये नागपुर का रहता है, और एक बरार का रहता है। इसका कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन लोग इसका जगह हड़प लेते हैं, ठीक है। तभी राजा रघु जी द्वितीय जो बाद में राजा बनता है, वो नागपुर का बन जाता है, ठीक है। समझ आया? बना लिए थे ना सब उसको? ठीक है। अब बिंबा जी का कोई बेटा नहीं रहता, तो ये और आनंदी बाई का ये सोच रहता है कि भाई मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मैं अपने भाई के बेटे को गोद ले लूंगा, ठीक है। तो भाई के बड़े बेटे को तो गोद नहीं लेगा, क्योंकि बड़ा बेटा तो अपने नागपुर का राजपाट संभालेगा। तो बड़े बेटे के बाद जो सेकंड नंबर का लड़का रहता है उसको गोद लेता है, जिसका नाम रहता है क्या? चिमना जी, ठीक है। इसको खांडो जी करके भी इसका नाम रहता है, और इसी के नाम से ना आनंदी बाई एक मंदिर बनवाती है, खंडोबा मंदिर, ठीक है। तो यहां से अपन चिमना जी का देखते हैं। अब जैसे ही बिंबा जी भोसले मरता है, तो कुछ समय के लिए आनंदी बाई भी राज करते रहती है, ठीक है। उसके बाद अब इन लोग का डिसाइड हुआ रहता है ना, दोनों पति पत्नी का, कि गोद लेंगे ऐसा बोल के, तो चिमना जी को इन लोग गोद ले लेते हैं, ठीक है। दत्ता का पुत्र बोलते हैं अपन, है ना। तो उसको गोद लेके उसको राजपाट संभालने के लिए देते हैं। लेकिन आनंदी बाई क्या बोल देती? तू तू रतनपुर मत आ, तू नागपुर में ही रह, तू राजा है लेकिन संभालूंगी मैं, ऐसा करके बोल देती है। तो वो आता ही नहीं है, ठीक है। समझ गए? तो बिंबा जी द्वारा गोद लिया गया, और इसका देखो मृत्यु भी जल्दी हो गया। 1787 तक वो राज करता है, उसके बाद ये 88 में ये मर जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मर जाता है? तो इसके पीछे भी साजिश हुआ है करके ऐसा बुक में लिखा हुआ मिलता है अपने को, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है, शासन आनंदी बाई के हाथ में था, तो ये बोल देती है ना कि संभालूंगी मैं, तू राजा बन के कहां पर रहे? नागपुर में ही रहे, ठीक है। लेकिन ये मुधो जी के 3 बेटे रहते हैं, कौन कौन? रघु जी द्वितीय, चिमना जी, और ये, ठीक है। तो चिमना जी जो रहता है वो थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रतापी टाइप का राजा रहता है। तो जो रघु जी द्वितीय है वो नागपुर का बन गया राजा, बड़ा बेटे होने के कारण, लेकिन उसको चिमना जी के ऊपर भी डाउट रहता है,
कि भैया ये थोड़ा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, कब तत्ता पलट कर दे मेरे को समझ नहीं आएगा, बोल के वो चिमना जी को मरवा देता है। ठीक है, तो षड्यंत्र पूर्वक चिमना जी खत्म। तो चिमना जी का पत्ता साफ हो गया। अब कितने भाई बचे? 2 भाई। अब रघु जी दूती क्या करता है, अपने छोटे भाई को बोलता है कि अब तू न रतनपुर का राजा बनेगा। किसको? वेंको जी भोसले को। तो अब राजा कौन बन जाएगा उधर का? वेंको जी भोसले। ठीक है, अब उधर आनंदी बाई राज करते रहती है। अब इसको भी, वेंको जी भोसले को भी छत्तीसगढ़ नहीं आना रहता है। तो ये क्या करता है, सूबेदार के थ्रू छत्तीसगढ़ में शासन करूंगा बोलता है। ठीक है, सूबेदार मतलब कौन, आगे आएगा। ठीक है, क्या प्रतिनिधि किसका? ठीक है, तो सूबा शासन भी कब से चालू होता है? चिमना जी के मरने के बाद। चिमना जी के मरने के बाद वेंको जी आ गया। अब वेंको जी तो खुद नहीं आऊंगा बोलता है। खुद नहीं आने के कारण सूबेदार को नियुक्त करता है कि भैया मैं नहीं आऊंगा, मेरे जगह सूबेदार जाएंगे, वहां पर राजपाट संभालेंगे, टैक्स वैक्स वसूलेंगे, फिर बाद में मेरे को देंगे। लेकिन आनंदी बाई तो है ना वहां। ठीक है, तो इस सूबेदार के बारे में देखना। सूबेदार कहां से आते थे? नागपुर से इनका संचालन होता था। ठीक है, वो नागपुर से कंट्रोल करता था। कौन? वेंको जी करता था ना। ठीक है, कहां करता था? रतनपुर में रहते थे। इसका सूत्रधार कौन है? वेंको जी भोसले। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सूबेदारी प्रथा या दुनियादारी कौन चालू किया? तो वो वेंको जी चालू किया। अब कौन था? ये प्रतिनिधि था। समझ गए? राजा वो था, लेकिन राजा की जगह यहाँ काम कौन कर रहा है? सूबेदार काम कर रहा है। जैसे आपके घर में कार्ड आता है तो आपके माँ बाप के नाम में कार्ड रहता है, लेकिन आपके माँ बाप बोलते हैं बेटा पार्टी में तू चले जा, हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया? आप प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हो। तो ये वैसी टाइप का है। ठीक है, उसके बाद कार्य होता है। क्या काम रहता है इसका? सैनिक काम भी करता है और असैनिक काम भी करता है, जो दुनियादारी रिलेटेड है, जैसे दीवानी, फौजदारी, ये सभी अधिकार उसको प्राप्त थे। दीवानी मतलब सिविल मामला और फौजदारी मतलब क्रिमिनल मामला, कोई मर्डर उडर चाकू को गोप के चले गया उसके लिए। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो इतना जानना है, ये सिर्फ ऐसे आपके समझने के लिए लिखा है। अब छत्तीसगढ़ में सूबेदारों का क्रम, तो ये सवाल तो पूछता है कि छत्तीसगढ़ में लाइन से सूबेदारों का नाम बताइए। उसको सजाने के लिए दिया जाता है, पहला कौन, दूसरा कौन, ऐसा करके। तो सूबेदारों का नाम लाइन से जानना जरूरी है। सूबेदारों के बाद कौन आता है? ब्रिटिश अधीक्षक आता है। ठीक है, और ब्रिटिश अधीक्षक के बाद कौन आता है? जिलेदार आता है। पुनः मराठा शासन, उसी में जिलेदार को नियुक्त किया जाता है छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। समझ आ रहा है ना सबको? तो क्रम याद रखना। जैसे सूबा आते हैं, सूबा आए हो ना अभी, उसके बाद अधीक्षक आते हैं। कौन? ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश अधीक्षक आते, उसी को क्या बोलते हैं अपन? नहीं, हाँ, ब्रिटिश अधीन मराठा बोलते हैं ना, तो वही है। उसके बाद कौन आता है? जिलेदार, जिसको फिर से अपन पुनः मराठा शासन बोल देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सूबा रहते हैं? 8, और अधीक्षक कितने रहते? 6, और जिलेदार कितने रहते हैं? 8। तो 8 6 8 ऐसा याद रखे रहना। नहीं लिखा होगा तो कहीं लिख लेना। समझ आ रहा है ना सबको? आ रहा है आपको? हाँ, हो गया? इतना समझ आया? तो सूबेदार के थ्रू शासन कौन कर रहा है? वेंको जी भोसले। वेंको जी कहां पर है? नागपुर में। और नागपुर का राजा कौन है अभी इस टाइम में? नागपुर को कौन संभाल रहा है? रघु जी द्वितीय संभाल रहा है। ठीक है, अब पहला सूबेदार कौन हुआ? महिपत राव दिनकर। दूसरा कौन होता है? विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल उसका छोटा भाई रहता है। ठीक है, अब किसी को सूबेदार बनना है तो क्या करता था? वहां पर बोली लगाया जाता था। ठीक है, नागपुर में वेंको जी भोसले बोलता था जो बोली ज्यादा बोली लगाएगा उसको मैं सूबेदार नियुक्त करूंगा। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कोई सूबेदार बोलता था भाई मैं छत्तीसगढ़ से ज्यादा पैसा लाके आपको दूंगा, तो वो बोलता था चल ठीक है तू बन जा, ऐसा करके। समझ गए? तो पहला कौन रहता है? विट्ठल महिपत राव दिनकर, और दूसरा है विट्ठल राव दिनकर। तो दोनों दिनकर दिनकर याद रहेगा, पहला दूसरा। एक है महिपत, दूसरा है विट्ठल। तीसरा कौन है?
भवानी कालू, चौथा है केशव गोविंद, और पांचवा है, ये ऐसा पिंडरी विंडरी लिख दिया लेकिन ये पांचवे में ये आएगा, ये चौथे में, चौथा बोलता हूँ, पांचवे में भिकाजी गोपाल आएगा। ठीक है, वो पिंडरी हटा देना भाई। ठीक है, पांचवा कौन है? भिकाजी गोपाल है, छठवा सखाराम है, और सातवां ये है। ठीक है, टाटिया है, कातिया नहीं, कातिया तो पिक्चर में था, देखो। तो ये सातवां है और ये आठवां है, तो क्रम को थोड़ा सही कर लेना। लिखा है बुक में? नहीं लिखा है? चलो ठीक है। तो पहले सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं। तो महिपत राव दिनकर, पहला पॉइंट ये छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार है, तो ये याद रहेगा ना कि भूल जाओगे। आनंदीबाई से सत्ता हेतु संघर्ष किया। अब जैसे ये आता है तो आनंदीबाई भी राज करते रहती है, तो थोड़ा थोड़ा इसको अपना काम धाम चलाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ना, एक मयान में दो तलवार नहीं टिक सकता, वैसे होता है। ठीक है, उसके बाद इसके काल में ना एक यूरोपीय यात्री आता है जिसका नाम रहता है फॉरेस्टर। ठीक है, एक और इसके काल में यूरोपीय यात्री एक और आता है जिसका नाम रहता है लेकी। ठीक है, तो दो लोग आते हैं, एक लेकी और एक फॉरेस्टर। ठीक है, आ रहा है समझ में? फॉरेस्टर आता है तो बताता है कि भाई जो रायपुर है वो रतनपुर से ज्यादा बड़ा है, ऐसा करके। अब ये नाम मात्र का सूबेदार कहलाता है। क्यों नाम मात्र का सूबेदार कहलाता है? क्योंकि ये जब आता है तो आनंदीबाई भी रहती है ना, तो आनंदीबाई ठीक से इसको ऑपरेट करने नहीं देती, तो ये क्या हो जाता है? नाम मात्र का बस हो जाता है। आया समझ में? उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता। अब जैसे छत्तीसगढ़ में दो भूमि रहता है, एक खालसा एक जमींदारी, तो जो खालसा भूमि को ना ये परगना में बांट देता है, ऐसी जिला टाइप का, जिला या तहसील बोलो, ऐसी छोटा छोटा बांट देता है। कौन? विट्ठल राव दिनकर। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता बोलने से कौन? विट्ठल। ठीक है, कितना परगना बनाता है? 27। अब इसके काल में कौन सा यूरोपीय यात्री आता है? मिस्टर ब्लंड आता है। ठीक है, वो इधर उधर यात्रा करते रहता है। बस्तर में फिर एक जगह उसको जाना रहता है, भोपालपट्टनम, तो वहां के आदिवासी लोग इसको जाने नहीं देते, बोलते हैं कि तू अंग्रेज है, तू नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको रोक देते हैं। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष भी जो होता है वो 1795 में होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना था कि परगना पद्धति का जन्मदाता होता है। ठीक है, कितना परगना बनाता है? 27 बनाता है। कौन सा यूरोपीय यात्री आता है? मिस्टर ब्लंट आता है। ठीक है, पहले वाले में कौन सा यूरोपीय यात्री आया? फॉरेस्टर आया। ठीक है, और लेकी आया। तो उसके बारे में क्या याद रखना? पहला सूबेदार है, और कौन सा यूरोपीय यात्री आया? फॉरेस्टर आया। दूसरे वाले में क्या याद रखना? परगना पद्धति का जन्मदाता है, 27 परगना बनाया, और मिस्टर ब्लंट आया। तीसरा रहता है भवानी कालू, ये सबसे कम समय के लिए रहता है, और ये क्या करता है? अब जैसे कि वेंकोजी भोसले क्या सूबेदार नियुक्त करके छत्तीसगढ़ भेजता है, तो वो भवानी कालू को सूबेदार नियुक्त किया, तो भवानी कालू क्या करता है? अपने अंदर एक और सूबेदार रख लेता है और उसको भेज देता है, खुद नहीं आता। ठीक है, अब वेंकोजी इसको नियुक्त कर रहा है कि तू जा बोल के, तो ये नहीं जाता, अपने अंदर और किसी को नियुक्त करके भेज देता है। अब वेंकोजी को पता चलता है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, कि 3-5 कर रहा है करके। उसके बाद केशव गोविंद, केशव गोविंद सबसे ज्यादा समय तक सूबेदार रहता है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहता है, जैसे हमारे केस भी लंबे होते हैं तो वैसे ये भी लंबा, सर्वाधिक समय तक। और इसके काल में कौन आता है? कोलब्रुक। तो का से केशव, का से कोलब्रुक, ये अपने याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद संबलपुर को जीता था, मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। पिंडारियों का भी आक्रमण होता है किसके समय? केशव गोविंद के समय। अब पिंडारी कौन रहते हैं?
लुटेरे रहते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, शिकारी कुत्ता, ठीक है। 20 से 25 हजार लुटेरे का झुंड को क्या बोलते हैं, पिंडारी। तो सबसे पहले इसके टाइम में आक्रमण करते हैं वो, किसके टाइम में, केशव गोविंद के टाइम में, ठीक है। उसके बाद भीखाजी गोपाल, अब ये पिंडारियों को खत्म ही कर देता है, उसके में आक्रमण करता है, खत्म ये करता है, बोलता है चालू स्कीम किया था, खत्म मैं करूंगा, ठीक है। अब ये सरगुजा रियासत जमींदारी में थोड़ा हस्तक्षेप करता है। उसके बाद राजनीतिक, अब इसी के टाइम में कौन होता है, भीखाजी गोपाल के टाइम में जो वेंकोजी भोसला रहता है उधर का, वो मर जाता है, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद रघुजी द्वितीय भी मर जाता है, किसके टाइम में, भीखाजी गोपाल के टाइम में। यहाँ नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, लिखा है शायद। वेंकोजी भोसले की मृत्यु हो गई, रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो गई, रघुजी द्वितीय का लड़का उसकी भी मृत्यु हो गई, और अप्पा साहब की नियुक्ति हो गई। जिसको मरना था इसी के टाइम में मर गया, ठीक है। और जिसको नियुक्त होना था वो नियुक्त भी हो गया। लिख रहे थे क्या, नहीं। उसके बाद सखाराम हरि। अब देखो होता क्या है, थोड़ा कहानी सुन लेना, कि जैसे कि आपको वो तो जो टेबल बनाया था वो तो याद हो गया था ना, कि मुधो जी के 3 बेटे, रघुजी द्वितीय, चिमना जी, वेंकोजी भोसले, ठीक है। उसके बाद रघुजी द्वितीय का बेटा कौन था, परसो जी, परसो जी के बाद कौन था, रघुजी तृतीय, और इधर वेंकोजी का लड़का कौन था, अप्पा जी, ठीक है। अब कहाँ गया, भीखाजी गोपाल के टाइम में कौन मर जाता है, वेंकोजी भोसला मर जाता है, ठीक है। अब वेंकोजी भोसला मर जाता है, और उसी के कुछ टाइम बाद रघुजी द्वितीय भी मर जाता है। लेकिन ये दोनों छत्तीसगढ़ में नहीं रहते ना, ये दोनों तो कहाँ रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, वहां मर गया। अब उधर रघुजी, अब उधर पहले तो वेंकोजी मरा, वेंकोजी मरा तो छत्तीसगढ़ का प्रबंधक के रूप में कौन आ जाता है, वेंकोजी का बेटा आएगा, अप्पा जी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वेंकोजी भोसले ही तो सूत्रधार था ना, सूबेदार लोग को नियुक्त करके यहाँ भेजता था। अब वो मर गया तो उसका लड़का आ जाता है, लेकिन उसका लड़का 14-15 साल का थोड़ा छोटा बालक रहता है, तो वो अपने 8वीं-10वीं पढ़ने की उम्र में यहाँ आके होशियारी मारता है, ठीक है। जो भीखाजी को पाल रहा था उसको बोलता है और ज्यादा टैक्स दे, ये क्या कम दे रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी आक्रमण लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है, ऐसा टाइप का ये आदमी था, ठीक है। तो भीखाजी को ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर करता था कि भाई तू ज्यादा टैक्स दे करके, तो भीखाजी को हटा देता है, ठीक है, उसके पद से भीखाजी को हटा देता है। उसके बाद सखाराम आता है, सखाराम हरि को भी बोलता है कि तू ज्यादा टैक्स दिलवा मेरे को, ऐसा बोल के। तो सखाराम क्या, लोगों के ऊपर शोषण करने लगता है। वो टैक्स किससे दिलाएगा भाई, लोगों से ही दिलवाएगा ना। तो सखा जो रहता है वो लोगों का सखा नहीं रहता, समझ गए। तो लोगों का मूड खराब होता है इसके ऊपर, और इसको बीच चौराहे में गोली मार देते हैं सखाराम को। तो हत्या करने वाला सिर्फ एक केस किसका है, सखाराम का, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, यादव राव दिनकर, सीताराम आता है। सीताराम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद यादव राव आता है। यादव राव छत्तीसगढ़ का आखिरी सूबेदार रहता है। अब ये पिंडारियों का पूरी तरीके से अंत करता है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है जैन किंग्स, जो सूबा पद्धति को समाप्त कर देता है, और किसकी नियुक्ति करता है, ब्रिटिश अधीक्षकों की। क्लियर है, आ रहा है समझ में। क्या हो गया सर, थोड़ा जोर से बोलिए, बाकी लोगों को अपनी मीठी आवाज सुनाइए। अच्छा ठीक है, ट्रिक बनाना होगा तो बना भी देते हैं। तो पहला कौन है अपना, महिपाल राव, दूसरा है विठल राव, ये तो नाम याद ही रहेगा। उसके बाद कौन है, भवानी कालू, कालू में काला आ रहा है, काले कलर के क्या होते हैं आपके, केश होते हैं, केशव गोविंद। अब काला केश को आप, हर किसी का तो काला केश नहीं रहता, आजकल लोगों का सफेद भी हो जाता है, तो काले केश को आप भीख में दे दो, अपने काले केस को भीख में दे दो। किसको दोगे, अपने दोस्त को दोगे, तो कौन,
सखा, ठीक है, और उस सखा का नाम क्या है? सीताराम यादव, ठीक है। सीताराम यादव का ठेला रहता है ज्यादातर, तो याद रहेगा, याद रहेगा सर। चलो बताओ लाइन से सूबेदारों का नाम, बाकी लोग भी देख लो। ठीक है, सुन लिया हूँ जो जो बोला, फिर उससे पूछते हैं डिटेल में। और पांचवें नंबर का क्या था? बस है, भूपेश। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? बताओगे आप? चलो बताओ। ठीक है, उसके बाद टोपी वाले का नंबर। ठीक है, हत्या किसका किया गया था? सखाराम का। परगना पद्धति कौन लाया? विठल राव दिनकर। कितना परगना लाया? 27 लाया गया। ठीक है, और परगने का जो प्रमुख रहता है तो उसको अपन क्या बोलते थे? कामा विस्तार। भवानी कालू की केशव? भवानी कालू आएगा। फिर हम्म हम्म चलो ठीक है, याद है ना सबको? एक बार रीड कर लो। आपको याद है मैडम? चलो ठीक है। कौन कब मरा, कौन जिंदा हुआ, पता चल गया ना? अब जैसे भीखा जी के टाइम में 2 लोग मर जाते हैं, क्या क्या नाम रहता है? वेंको जी, परसों जी भी मर जाता है। अब ये याद रखना कि जैसे वो राजा लोग मर गए, अब राजा लोग मर गए तो चलाने के लिए कुछ था नहीं, तो भीख मांगेंगे, ऐसा समझ लेना। राजा ही मर गया तो भीख मांगने का कंडीशन आ जाएगा। तो भीखा जी गोपाल है ना, और उसी के टाइम में राजा लोग मरे हैं, तो ऐसा याद रख लेना। ठीक है, तो अप्पा साहब था, अप्पा साहब कंट्रोल करता था, है कि नहीं? अब वेंको जी मरा तो अप्पा साहब इधर आके मैनेजर टाइप का बन गया, प्रबंधक टाइप का बन गया, है कि नहीं? अब ये जो क्या बोलते सूबेदार जो होते थे उस पे अपना वो चलाता था कि ज्यादा ला ला के दो, ऐसा करके। और उधर कुछ दिन बाद कौन मर जाता है? रघु जी दूती मर जाता है। अब रघु जी दूती मरा तो वहां का राजा कौन बनेगा? परसो जी मरेगा, परसो जी बनेगा। ठीक है, लेकिन परसो जी थोड़ा कमजोर टाइप का आदमी रहता है, मन बुद्धि रहता है वो। ठीक है, तो ज्यादा दिन तक वो भी शासन नहीं कर पाता, मन बुद्धि रहता है। अब अप्पा साहब को ये पता चलता है कि यार रघु जी दूती तो मर चुका है, अब राजा कौन बनेगा? परसो जी। और परसो जी मन बुद्धि रहता है, तो मैं छत्तीसगढ़ में क्यों अपना दिमाग खपाऊं, मैं जाके बनूं कहाँ का राजा? नागपुर का बनूं, ऐसा उसका सोच आ जाता है। ठीक है, नागपुर का बनने के लिए तो वो जाता है, परसो जी का संरक्षक बन जाता है पहले। ठीक है, उसके साथ रहने के लिए संरक्षक बन जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, नागपुर का राजा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, सहायक संधि कर लेता है, और उन्हीं के मदद से क्या करता है, परसो जी को षड्यंत्र पूर्वक मार देता है। ठीक है, परसो जी का गेम खत्म। अब कौन बन जाएगा? अप्पा जी। समझ गए? और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अप्पा जी वहां का क्या बोलते हैं नागपुर का राजा बनता है, तो जो अंग्रेज लोग रहते हैं, अब उन लोग अंग्रेज लोग का मदद लिया, अब अंग्रेजों के साथ वो सहायक संधि किया रहता है। अब सहायक संधि का मतलब क्या होता है? जो अंग्रेजों का दुश्मन वो अप्पा का दुश्मन, जो अंग्रेजों का दोस्त वो अप्पा का दोस्त। ठीक है, चाहे वो अप्पा का दोस्त ना भी हो तो भी अप्पा उसको दोस्त बोलेगा, ऐसा है। तो सहायक संधि का मतलब ये होता है। क्लियर है? अब जैसे ही अप्पा साहब राजा बनता है तो अंग्रेज लोग भी थोड़ा हस्तक्षेप ज्यादा करते रहते हैं उसके ऊपर, तो अप्पा साहब को ये सब पसंद नहीं आता, तो उनसे ही लड़ाई झगड़ा कर लेता है। लड़ाई झगड़ा करता है लेकिन खुद हार जाता है, तो अंग्रेज लोग उसको वार्निंग देके छोड़ देते हैं, अब से तू नहीं करेगा, अब से करेगा तेरे को राजा पद से भी हटा देंगे, ऐसा करके। लेकिन वो सुधरता नहीं है, वो क्या करता है, चुपचाप तो उस टाइम बैठ जाता है। उसके बाद जो पेशवा लोग रहते हैं
पेशवा बताया था। तो जो पेशवा लोग रहते हैं फिर अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं, अप्पा साहब नहीं करता, जो पेशवा लोग रहते हैं वो लोग अंग्रेजों से के साथ युद्ध छेड़ देते हैं। और कौन सा युद्ध कहलाता है? ये सीता बर्डी का युद्ध। ठीक है, तो अप्पा साहब अब किसका साथ देगा? अंग्रेजों का देगा कि पेशवा का देगा? देना तो उसको अंग्रेजों का चाहिए था क्योंकि वो सहायक संधि किया था, लेकिन अंग्रेजों का नहीं देता, वो पेशवा का दे देता है। ठीक है, पेशवा का दे देता है और पेशवा हार भी जाते हैं। तो अप्पा साहब के साथ अब क्या होगा? तो अप्पा साहब को इन लोग राजा के पद से हटा देते हैं और इसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अरेस्ट करके इसको जेल ले जाते रहते हैं। तो बीच से अप्पा साहब छुड़ा के भाग जाता है कि मैं नहीं जाऊं तोर संग, ऐसा करके तो भाग जाता है। उसके बाद किसी के पकड़ में ही नहीं आता वो। कौन? अप्पा साहब। और भागते भागते कहीं पर कोंटे कांटे मर जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब ये मर जाता है तो अब भाई नागपुर को संभालेगा कौन? तो नागपुर को संभालने के लिए कोई नहीं रहता, तो कौन आता है? रघुजी तृतीय। ठीक है, लेकिन रघुजी तृतीय का उम्र कम रहता है। तो अंग्रेज लोग क्या करते? जब तक ये अल्पवयस्क है तब तक तो हम लोग संभालते हैं, ऐसा बोलते हैं। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब किसका शासन आ जाता है? ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। ठीक है, और जब ये वयस्क हो जाएगा तो पुनः मराठा शासन आ जाएगा। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए वहां अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब जैसे मराठा लोग चलाने के लिए सूबेदार की नियुक्ति किए, वैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए अधीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। समझ गए? अब वहां पर जो नागपुर में जो मेन रहता है राजा टाइप का, राजा नहीं बोलेंगे लेकिन राजा टाइप का जो रहता है वो रहता है जेन किंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो राज कर रहा है सूबेदार ना हो गया, वो क्या हो गया? अधीक्षक हो गया, जिसको इंग्लिश में सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा। तो ये अप्पा साहब तो मर गया, 1817 में सहायक संधि स्वीकार किया था और 1818 से छत्तीसगढ़ में पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता है। तो 1818 से लेके 1830 तक चलता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत लोग ऐसा बुक बुक देख रहे हैं तो ठीक है, यहां भी वही लिखा है जो मैं बताया था। ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का मुख्य कारण था भोसला शासक रघुजी तिथि का अवयस्क होना। ठीक है, तो पहला जो अधीक्षक रहता है वो कौन रहता है? एडमंड। ठीक है, एडमंड के बाद कौन आता है? एगेन्यू। उसके बाद हंटर आता है, फिर सैंडिस आता है, फिर विल्किंस। थोड़ा पीडीएफ बनाने वाले ने क्रम गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखे रहना। तो ये ब्रिटिश अधीक्षक का भी ना क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो कितना है वो तो याद रखे हो, 6 लोग रहते हैं। तो पहला कौन रहता है? एडमंड रहता है। दूसरे में कौन रहता है? एगेन्यू। एगेन्यू के बाद कौन आता है? हंटर। हंटर के बाद आता है सैंडिस, उसके बाद विल्किंस, उसके बाद क्राफर्ड। तो ऐसा याद रख लेना कि एडमंड था, एडमंड को ऐसे याद रख लेना अनबन। तो अनबन काम किया तो आग लग गया। ठीक है, घर में ऐसा कुछ काम कर दोगे आग लग जाएगा तो फिर आपके माँ बाप आपको हंटर ही हंटर सेक देंगे। तो हंटर और सैंडिस। ठीक है, लास्ट वाला तो याद हो जाएगा विल्किंस और क्राफेड। विल्किंस मतलब बोलते हैं ना विल, अब उनका मन हुआ आपको सीखने का। ठीक है, और क्राफ्ट ये उनकी कला है। क्राफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कला है। कई लोग फोकट फोकट सिखाते रहते हैं, तो याद रहेगा। ठीक है, बीच में पूछूंगा मैं। तो कैप्टन एडमंड, एडमंड। ठीक है, तो ये कौन है? छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक है, जिसको सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं अपन इंग्लिश में। अब इसका राजधानी क्या रहता है? जो रतनपुर, जो उस पहले का भी रहता है। इसके टाइम में डोंगरगढ़ का विद्रोह होता है। ठीक है, तो अप्पा साहब के कुछ लोग विद्रोह कर देते हैं जो डोंगरगढ़ में रहते हैं। तो डोंगरगढ़ का विद्रोह होता है किसके टाइम में?
एडमंड नहीं, एडमंड, ठीक है। तो ये विद्रोह का दमन कर देता है कौन? एडमंड। किसका हेल्प लेता है? खैरागढ़ के जमींदार, और जमींदार का नाम क्या है? टिकेत राय, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो डोंगरगढ़ का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो एडमंड करके याद रखे रहना, जिसके लिए वो किसका हेल्प लेता है? खैरागढ़ के जमींदार टिकेत राय का। और बाद में खैरागढ़ की जमींदारी किसको दे देता है? डोंगरगढ़ के जमींदार को, ठीक है। डोंगरगढ़ जमींदारी के अधीन हो जाता है ना खैरागढ़। उल्टा लिख गया क्या? हाँ, खैरागढ़ के अधीन हो गया। उसके बाद एगेन्यू छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का ये पुनः गठन करता है। अब उसमें क्या होता है? सूबेदार में जो दूसरे नंबर का रहता है उसका नाम क्या रहता है? विठल राव। वो क्या काम करता है? परगना लाता है, परगना पद्धति का जन्मदाता। 27 परगना बनाता है। अब ये उसी को कम करके कितना कर देता है? 8 कर देता है। तो ये याद रखना, दूसरे नंबर का सूबेदार और दूसरे नंबर का अधीक्षक दोनों परगना से रिलेटेड है। तो दूसरे नंबर वाला 27 परगना बनाता है, ये 27 को कम करके कितना कर देता है? 8 कर देता है। तो दोनों दूसरा दूसरा है, ऐसा याद रखना, ठीक है। 8 परगना बनाता है, लेकिन बाद में एक परगना और ऐड करता है, 9वां, जो कौन सा है? बालोद, ठीक है। तो कितने परगने हैं टोटल? ये 9 बनाया। रतनपुर, रायपुर, राजरो, राजरा लिखा है उसको राजरो भी बोल देते हैं, धमतरी, दुर्ग, धमदा, नवागढ़ और खरौद। हाँ, ये जो रहता है ना सबसे छोटा रहता है, इसमें छोपा लिखा है, ठीक है। रायपुर सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। रायपुर बड़ा है और छोपा राजरा छोटा है। और नया वाला कौन सा है? बालोद है। तो इसमें देखना, याद रखने के लिए रतनपुर है, रायपुर है और राजरो, 3 लोग का नाम RR से आ रहा है, तो याद रहेगा। पिक्चर भी देखे होगे आप लोग, नहीं देखे तो घर जाके देख लेना। उसके बाद धमधा, धमतरी और दुर्ग, ये DD से आता है, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा ना अपने को। उसके बाद एक तो बचा कौन? नया, नवागढ़, नवागढ़। और नया वाला जिला कौन सा है? बालोद, ठीक है। जिला मतलब परगना। याद रहेगा अपने को ये कि नहीं? रहेगा, रहेगा ना। जब मराठा काल चलते रहता है तो उस टाइम एक पटेल नाम का एक पद रहता है, ठीक है। हाँ, तो जिसको ये समाप्त कर देता है, कौन? एगेन्यू, ठीक है। पटेल के पद को आग लगा दिया, समाप्त कर दिया, ऐसा याद रखना। और भी बरार पांडे, पोतदार, अमीन, ऐसा सब और भी नया नया पद लेके आता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब ये लगान वसूलने के लिए क्या करता है? 3 किस्त बना देता है कि आप एक साथ नहीं दे पा रहे हो तो 3 किस्तों में दे देना करके। कौन? एगेन्यू, ठीक है। पांड्या नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है। पांड्या, जानते हो ना पांड्या, ठीक है। वस्तु विनिमय के स्थान पर क्या करता है? मुद्रा विनिमय, ठीक है। वस्तु का दान प्रदान की जगह भाई अब तुम करेंसी लेके आओ। इसके काल में बहुत सारा विद्रोह होता है। मेन देखा जाए तो जितने भी अधीक्षक है ना उसमें मेन एगेन्यूज रहता है, बाकी सबका तो 2-2 लाइन है, इसी का बस है ज्यादा ला। एक नवागढ़ का विद्रोह होता है, महारसिया नाम का एक आदमी रहता है, ठीक है। वो दंगे फसाद करवाते रहता है, ठीक है। गोड़ विद्रोह, गोड़ राजा का। उसके बाद एक मेन जो है सोना खान का विद्रोह होता है, जिसका कौन रहता है? सोना खान का जमींदार राम राय रहता है। अब राम राय थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी रहता है। अब ये तो जमींदार है, तो इसका हक किस पे होगा? जमींदारी क्षेत्र पे होगा। तो ये कुछ कुछ खालसा क्षेत्र को भी अपने साथ मिलाने का ट्राई करते रहता है, ठीक है। खालसा क्षेत्र में तो इसका हक नहीं है ना, ये जमींदार है तो जमींदारी क्षेत्र में रहेगा, तो ये खालसा क्षेत्र को भी मिलाने का ट्राई करते रहता है, बहुत सारे का मिला भी लेता है। और खालसा क्षेत्र वाले टैक्स राजा को देंगे, लेकिन डर के मारे सिख दे देते थे, ये ले भाई तू ही टैक्स रख बोल के। अब ये बात एगेन्यू को पता चलता है, एगेन्यू को पता चलता है, जिसके ऊपर रोक लगाता है, बोलता है कि तू ये सब मत कर, नहीं तो तेरा भी जमींदारी ले लेंगे, ठीक है। तो ये सोना खान का। एक पर्ल कोट का विद्रोह है, जो आगे पढ़ेंगे तो आएगा, जिसका कौन है? गेन सिंह, पता है ना, ये पढ़े भी होंगे, कई लोग पढ़े भी होंगे। पर्ल कोट का जमींदार कौन? गेन सिंह। कोई इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है?
एक जगह पढ़ा रहा था, बताया पलकोट का जमींदार गेंद सिंह, तो बोलते हैं इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में बॉल सिंह लिखा है वो। तो ऐसा अन्याय मत कर देना, ठीक है। उसके बाद एक सावंत भारती का विद्रोह। सावंत भारती ये भी क्या जगह जगह दंगे वंगे करवाते रहता है, ठीक है, भड़काते रहता है। तो ये अब अगेन्यू को पता चलता है तो इसको फांसी की सजा सुना देता है कि तेरे को तो अब फांसी होगा बोल के। लेकिन बाद में माफी वाफी मांगता है सावंत भारती, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तुम ईयर नहीं है इसका, बाकी का ईयर जो है उसको याद रख लेना। तो नवागढ़, नवागढ़, उसके बाद गोड़ विद्रोह, फिर सोना खान विद्रोह, फिर पलकोट, फिर सावंत भारती। तो याद रखने के लिए नवा नवा गोड़, आपका गोड़ पुराना हो गया ना, तो नवा गोड़ लगाना। किसका लगाओगे? सोने का, ठीक है। और उसको क्या पहना देना? कोट पहना देना, ठीक है। तो ऐसा काम तो आप नहीं करोगे, लेकिन राखी सावंत जरूर करेगी, ऐसी करती है वो। क्या नहीं जानते? अच्छा, कौन नहीं जानता? एक बार अप्पा साहब को पूछ जाएंगे लेकिन, ठीक है। उसके बाद जो ये सैंडिस रहता है, कैप्टन हंटर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है तो उसको छोड़ो। उसके बाद सैंडिस ताहूदारी प्रथा की शुरुआत करता है, ठीक है। अब दो ताहूदारी बनते हैं, लोरमी व तारेंगा, ठीक है। अब ये ताहूदारी क्या होता है? जैसे कि कोई जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ठीक है, तो उसको जो रईस लोग हैं ना उनको दे दिया जाता था वो जमीन को, कि आप इस जमीन को लीजिए और इसको थोड़ा उपजाऊ लायक बनाइए, और इसमें जो भी बाद में जो होगा उसके बाद आप टैक्स के रूप में अपने को दे देना बोल के, ठीक है। और जो ये जमीन लेता था उसको क्या बोलते थे? ताहूतदार, ठीक है। तो ये ताहूदारी प्रथा का शुरुआत कौन किया? सैंडिस किया। और दो ताहूदारी क्षेत्र बनाया जिसका नाम क्या है? लोरमी और तारेंगा, ठीक है। ताहूदारी का मतलब समझ आ गया। उसके बाद बस्तर, कांकेर, जयपुर, ये सब जगह में विवाद होता है, उसका समझौता भी कौन कराता है? सैंडिस की करवाता है, ठीक है। सरकारी कामकाज का माध्यम इंग्लिश कर दिया, सरकारी ऑफिस में जाओगे अब इंग्लिश में काम होगा, ऐसा बोल दिया। कौन? सैंडिस। ये पूछ लेता है, ठीक है। और क्या? कैलेंडर को भी इंग्लिश करवा देता है, इंग्लिश कैलेंडर ला दिया। पहले हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर अभी भी चल रहा है, उस टाइम चलता था कि नहीं पता, लेकिन हिंदी इंग्लिश दुनियादारी क्या क्या चलता था, तो ये सब को हटा के क्या बोला? इंग्लिश कैलेंडर ही मान्य होगा, ठीक है। तो सरकारी कामकाज ये तो पूछता ही है, सरकारी कामकाज वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में डाक और तार सहायता, डाकिया वाला काम भी, सैनिक व असैनिक दोनों अधिकार इसके पास थे, ठीक है। जब एगेन्यू रहता है तो उसके पास सिर्फ सैनिक शक्ति रहता है, असैनिक शक्ति रहता है, कुछ कुछ शक्ति उसके पास नहीं रहता है गेन्यू के पास। तो वो लेटर लिख के बोला रहता है कि भैया अब जो भी क्या बोलते हैं अधीक्षक आएगा उसको सैनिक असैनिक दोनों प्रकार की शक्ति देना चाहिए। तो ये कहाँ मिलता है? सैंडिस को मिलता है, ठीक है। ये देखो कैलेंडर, अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दिया गया। तो अंग्रेजी वाला काम किसके काल में हुआ? सैंडिस के में, ठीक है। तो याद रहेगा। जैसे सन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में सूर्य बोलते हैं, इंग्लिश में सन बोलते हैं। तो सन और सैंडिस, इंग्लिश में सैंडिस बोलते हैं, तो ये इंग्लिश इंग्लिश याद रहेगा। जैसे सरकारी कामकाज का भाषा इंग्लिश, इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। डाक वाला भी चालू कर दिया। बाकी इसके पहले तो हम कबूतर भेज देते थे, जा कबूतर। ये थोड़ा इंग्लिश काम ये भी लगता है कि नहीं? कौन गिर गया? उसके बाद विल्किंग्स आता है, उसके बाद आखिरी में कौन रहता है? क्राफेड। अब क्राफेड आखिरी ब्रिटिश अधीक्षक रहता है, और तभी ये सब दुनियादारी समाप्त हो जाता है। और ये क्या करता है? भोसलों को अपना सत्ता दे देता है, ठीक है। किसको देता है? रघुजी तृतीय, ठीक है। पहले क्या होता है? रघुजी तृतीय को सत्ता देने से पहले अंग्रेज ये देखते हैं रघुजी तृतीय को
छोटा मोटा जगह दे देते हैं, बोलते हैं कि तू पहले इसमें राज करके दिखा, इसमें अगर तू सही शॉट राज कर लिया उसके बाद तेरे को पूरा संभालने दे देंगे। तो वो सही शॉट राज कर लेता है तो उसके बाद में उसको पूरा संभालने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तब क्या आएगा? पुनः मराठा शासन। क्लियर है इतना? तो कौन बताएगा सारे ब्रिटिश अधीक्षकों के नाम? बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, आप बताओ। ठीक है, हाँ। हंटर, सैंडिस, विल्किंस, आखिरी वाला क्राफेड। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर कौन लाया? सैंडिस लाया। सरकारी कामकाज की भाषा इंग्लिश होगी, सैंडिस लेके आया। ठीक है, परगना पद्धति का जन्मदाता विठल राव था ना भाई। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ये क्या किया देख लो, ये 27 परगने को कम करके कितना कर दिया? 8। 8 किया कि 9 किया? 9 किया। 9 के नाम बताओ। आप बताओ। ठीक है, आप बताओ क्या है? बालोद। दुर्ग है कि दुर्ग है कि दुर्ग है? दुर्ग। ठीक, राजरथ हो गया था। आप बताओ, आप बताओ मैडम। रतनपुर, रायपुर, राजगढ़, दुर्ग, धमतरी, धमधा और नवागढ़ और एकराबाद। ठीक है, खरौद। हाँ, ये खरौद है। तो इसमें ये बताओ कि छोटा कौन था? राजरा था। बड़ा कौन था? रायपुर था। नया कौन था? बालोद था। ठीक है, पटेल के पद को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और एक चीज ये भी याद रखना कि रायपुर को राजधानी बनाता है, ये पहले रतनपुर रहता है ना, उसको रायपुर कर देता है। ठीक है, और ये याद रहेगा ना, इसके शासन में जो जो विद्रोह होता है, नवागढ़ विद्रोह, हो गया। नवागढ़ किसका? ठीक है, उसके बाद चालू होगा अपना पूना मराठा शासन। ठीक है, अब कौन करेगा राज? रघुजी तृतीय। तो इसमें यह बोला गया 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय रियासतों के प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाया। अब इसका क्या उदारता है देखना। फलस्वरूप अंग्रेजों व भोसला शासक रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ। यह समझौता हुआ था कि थोड़ा दिन आप राज करके देखो, छोटे मोटे जगह में कर पाते हो कि नहीं, उसके बाद आप बड़े स्तर में करना। ठीक है, तो रघुजी तृतीय को संभालने के लिए पूरा मराठा शासन दे दिया जाता है और उसको यह बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में अब राज करने के लिए जिलेदार का नियुक्त कर। ठीक है, तो जिलेदार का नियुक्त किया जाता है। तो जिलेदार में ना पहला और आखिरी का नाम तो याद रखना ही, दोनों भगवान के नाम पे है। एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है गोपाल, याद रहेगा। तो कृष्णा जो है पहला है, छत्तीसगढ़ का पहला जिलेदार, और गोपाल जो है आखिरी। तो ये याद रहेगा। इसका क्रम पूछते नहीं देखा हूं मैं, इसका सिर्फ पहला और आखिरी। ठीक है, तो जिलेदारों को नियुक्त कौन करता है? रघुजी तृतीय। कहां पर? रायपुर में, क्योंकि अब रायपुर चेंज हो गया ना, रतनपुर से रायपुर हो गया। कौन किया रतनपुर से रायपुर? एगेन्यू किया। ठीक है, रघुजी तृतीय के काल में कुछ कुछ विद्रोह हो जाता है, जैसे धमधा का विद्रोह होता है। ठीक है,
कौन करता है? धमधा का गोड़ जमींदार जिलोदारों का शोषण करता है। दमन कौन करता है? कृष्णाराव अप्पा और अंग्रेजों की सहायता से करता है। कौन? कृष्णाराव अप्पा। इस कौन से नंबर का रहता है? ये फर्स्ट नंबर का रहता है। बरगढ़ का भी विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? अजीत सिंह व बलराम सिंह। ठीक है, जीतना है तो बल होना चाहिए आपके पास, तभी विद्रोह करोगे, नहीं तो कोई भी आपका दमन कर देगा। तो इसका दमन कौन करता है? रायगढ़ रियासत के देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के सहयोग से किया। ठीक है, जो भी कर रहे हैं लोग अंग्रेजों के सहयोग से कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं। अब 1854 में जैसे डलहौजी आ जाता है तो डलहौजी का एक नीति चलता है, हड़प नीति। जिसका खुद का बेटा नहीं होगा वो राज को अपन हड़प लेंगे, कोई दत्ता वत्तक पुत्र नहीं चलेगा, ऐसा करके बोल देता है। अब इसका कोई पुत्र नहीं रहता, किसका? रघुजी तृतीय का कोई पुत्र नहीं रहता। ऐसा बोलते हैं कि जुआ सट्टा दारू वारू, ठीक है, तो उसमें ये खोया रहता है, ठीक है, बुलाया रहता है, तो इसका हड़प लेते हैं, इसका राजपाट। समझ गए? ठीक है, अब ये देखना, छत्तीसगढ़ में पहला मराठा शासक कौन था? बिंबाजी भोसले, याद रहेगा अपने को। और आखिरी कौन था? रघुजी तृतीय था। उसके बाद पहला सूबेदार कौन है? महिपत राव। आखिरी कौन है? यादव राव। छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड और आखिरी क्राफेट। मराठा के अधीन कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ था। और अंतिम कौन था? मोहन सिंह। याद रहेगा? पूछने के लिए यही पूछ लेता भाई, एक एक लाइन में कौन सा विद्रोह हुआ वो कम पूछ लेता है। अब ये जैसे मैं बताया था, मराठा कालीन शासन व्यवस्था में प्रशासन कैसे बटा है? एक खालसा क्षेत्र में बटा है, एक जमींदारी क्षेत्र में बटा है। तो बताओ खालसा क्षेत्र क्या है मैडम? कौन से राजा का? कौन? मराठा होता है ना, ठीक है। तो उस क्या नियंत्रण, मतलब डायरेक्ट नियंत्रण बोले तो किसको वसूल करता है? टैक्स वसूल करता है और खुद भी लगाता है, ठीक है। और जमींदारी क्षेत्र में क्या होता है? टैक्स उन्हीं लोग लगाते हैं, लेकिन वसूल करने का काम जमींदार का है। वसूल करके किसको देंगे? राजा को देंगे, ठीक है। उसके बाद ताहूदारी बताया था, बताओ ताहूदारी क्या होता है? बताओ मैडम। कौन उपजाऊ नहीं रहता? जमीन, ठीक है, जमीन उपजाऊ नहीं रहता, उसको रईस लोग को दे देते हैं कि भाई इसमें पैसा कौड़ी लगाओ, इसको उपजाऊ बनाओ आप, ठीक है। उसके बाद जो कुछ आएगा अपन लेंगे इससे, ऐसा करके। अपने गांव जाके पूछना, ठीक है। तो ये पहले मराठा काल चलता है ना, तो पहले मराठा काल में ये चलता है ना अपना सैंडिस्क आया था। इसी के काल में सबसे पहले ताऊदारी प्रथा चालू होती है। और ताऊदार किसको बोलते हैं? जो जमीन लेता है। तो ये दो जगह बनाया था, लोरमी और तरेंगा, ठीक है। अब इसके बाद ये मराठा काल, ये रघुजी तृतीय का टाइम है ना। उसके बाद रघुजी तृतीय बनाता है, ये आदमी बाद में आता है। पहले वो चालू किया था, कौन? सैंडिस्क चालू किया था। दो जगह बनाता है वो, लोरमी और तरेंगा, वो बिलासपुर साइड कहीं पर है वो, ठीक है। मराठा काल में सिरपुर और लवन कौन बनाता है? मराठा काल में रघुजी तृतीय। जो अभी जो लड़का जो था, जो भाई ने बोला भुला गया था कहाँ कहाँ, वो सिरपुर और लवन। उसके बाद अब जैसे कि रघुजी तृतीय का अब बताया कि कोई लड़का वड़का नहीं था, बच्चा वच्चा नहीं था, तो उसके राजपाट को हड़प लिया गया। कौन सी नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। कौन हड़पा? डलहौजी हड़पा। तो अब 1854 से लेके 1947 देश के आजाद होने तक अब किसका है? ब्रिटिश शासन चल रहा है, ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक लोग राज करते थे, सूबेदार किए, फिर अधीक्षक किए, फिर जिलेदार किए, ठीक है। जिलेदार किए 1854 तक। अब कौन कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर। कमिश्नर कहाँ रहेगा? नागपुर में, वो मेन इलाका है, तो वहां पर कमिश्नर। छत्तीसगढ़ में कौन? डिप्टी कमिश्नर। तो पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स इडियट नहीं, इलियट, ठीक है। तो चार्ल्स इलियट था। तो ये भी तीन ठो बनाता है, सिहावा, संजारी और खल्लारी।
ठीक है, तो कौन क्या क्या बनाता है वो याद रखेंगे। तो टोटल कितना ठो बन गया, 7 ठो। ठीक है, मेरा फोटो ले रहे थे कि इसका, ठीक है, याद रहेगा। तो ये देखना, जैसे कि अब इसको याद रख सकते हैं अपन। जैसे आप सुई धागा सिलते हो, किससे सिलते हो, हाथ यूज नहीं करते, तो हाथ यूज करते थे, अब यूज करना लात। तो जैसे ये ला और था, लात। ठीक है, लात से क्या सिलोगे, ठीक है, जो भी सिलना है बाद में सिलना, तो लात से सिलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिरपुर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, लवन हो जाएगा। और ये ला से लोरमी, और ये से तारेंगा। ठीक है, तो लात से सिलना क्या करो, सीखो आप। तो सिहावा और खल्लारी। ठीक है, लिखने का मन हो तो लिख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत करता है। ठीक है भाई, क्या क्या सिल रहे थे, सिला गया आपका। अच्छा, तो कहाँ से सिलना सीखो, लात से। लात से सिलो, सिलना सीखो, फिर उसको सजा दो, संजारी। ठीक है, तो क्या क्या हो गया अपना, लोरमी, तारेंगा, सिरपुर, लवन, उसके बाद सिहावा, खल्लारी और संजारी। याद रहेगा। तो सिरपुर और लवन किसके टाइम में था, सैंडिस के टाइम में था ना, ये मराठा के टाइम में था। लोरमी और तारेंगा किसके टाइम में था, सैंडिस के टाइम में। और चार्ल्स इलियट के टाइम में क्या था, और ये छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर था। याद रहेगा इतना, देखो एक बार रीड करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या हो गया, क्या हो रहा, सुनाई नहीं दे रहा है।